हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला। फ्रेंड्स, जो सीरीज़ हमने शुरू की थी कलाम सीरीज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 9th एंट्रेंस के लिए, जिसमें हमने पहले साइंस पोर्शन स्टार्ट किया है और इसके ऑलरेडी 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर 10th को, जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके बेल आइकन से देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 9th की तैयारी कर रहे हैं, आप उन तक इसका लिंक पहुँचाने की कोशिश करें। एंड इन फ्यूचर आप AMU के किसी और एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं तब भी हमारे चैनल एंट्रेंस वाला को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में जो हम आज बात करेंगे वो चैप्टर 10th की बात करेंगे, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। पहले हम देखेंगे कि एडोलेसेंस एज किसे कहा जाता है, फिर हम देखेंगे स्टेजेस क्या क्या होती हैं जिनके थ्रू हम एडोलेसेंस में पहुंचते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं जब हम एक बेबी से एडल्टहुड यानी चाइल्डहुड से एडल्टहुड यानी एडोलेसेंस एज में पहुंचते हैं। हम देखेंगे क्या क्या हार्मोनल चेंजेस रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर और क्या क्या हमें फेशियल एक्सप्रेशंस देखने को मिलती हैं ड्यूरिंग दिस स्टेज, यानी जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं जिसके थ्रू हम चाइल्डहुड से एडोलेसेंट एज में जाते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी पोस्चर में हमें देखने को मिलते हैं, क्या क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। ये कह रहे हैं पिछले चैप्टर में हम देख चुके हैं जो था हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। तो इसमें हमने देखा था कि किस तरह से अलग अलग एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं। हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखा था, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, एंड इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज दैट द ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। और जैसे हम जानते हैं कि कोई भी एनिमल, चाहे वो ह्यूमन बींग हो या कोई और एनिमल हो, वो कुछ एज होने के बाद ही रिप्रोड्यूस करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे वो पैदा हुआ रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। एक स्पेसिफिक एज है जिसके बाद वो रिप्रोडक्शन शो करता है। वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि ह्यूमन बींग जो है रिप्रोड्यूस करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद। तो इसकी वजह यह है कि जब ह्यूमन बींग रिप्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें एडोलेसेंट एज से गुजरना होता है, यानी चाइल्डहुड एज से एडल्ट एज में पहुंचना होता है, तभी वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। क्योंकि जो हार्मोन्स की ज़रूरत होती है वो हार्मोन्स कहीं ना कहीं रिलीज़ हमारे एडल्ट एज में ही होते हैं। In this chapter, you will learn about the changes that takes place in the human body after a person become capable of reproduction। और इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि जब आदमी रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। इन चैप्टर 9 यू हैव लर्नड अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये करें पिछले चैप्टर में हम देख चुके हैं क्या क्या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखें तो उसको देख कर आएँ, तभी इसमें अच्छे से समझ में आएगा। हेयर वी शैल डिस्कस द रोल ऑफ द हॉर्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट द चेंजेस दैट मेक चाइल्ड ग्रो इनटू एडल्ट। और इसी में हम देखने वाले हैं कि हार्मोन्स के क्या क्या रोल रहते हैं किसी एक चाइल्ड को एडल्ट बनने में। जो पहला टॉपिक है वो है एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी इस चैप्टर का। बूझो वाज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट बूझो एंड पहेली बैगन चैटिंग विद देयर पेरेंट। ये कह रही है कि जो बूझो है वो अपना 12वां सालगिरह अपना मना रही थी, 12th बर्थडे, और उसके बाद उनके फ्रेंड उन्हें छोड़ के चले जाते हैं एंड बूझो और पहेली अपने पेरेंट्स से बात करना शुरू कर देती हैं। एंड पहेली स्टडीज़ इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल, शी स्टार्टेड लाफिंग। शी remarked that many of the Bujo's school friends whom she met after a year had suddenly shot up in height. Some of them were looking very funny with a hairline above their lips. Her mother explained that the boys had grown up. अब ये कह रहे हैं कि उनके जो फ्रेंड्स थे उन सबको उन्होंने देखा कि जो पिछले फ्रेंड्स थे बाकी स्कूल के, उसमें क्या हो रहा था, कुछ के पास में जो लिप्स होते हैं उनके ऊपर हेयर ग्रो करना शुरू हो गए थे, उनकी जो हाइट वगैरह थी वो बढ़ गई थी, और मतलब कुछ के अंदर जो देखने में स्मार्टनेस थी वो भी आ गई थी। एंड द ग्रोथ begins फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न। अब हम जैसे कि जानते हैं जैसे ही कोई आदमी पैदा होता है उसके बाद ही कोई भी एनिमल जैसे ही पैदा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देर इज़ अ सडन स्पर्ट इन द ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल। लेकिन जो पहले ग्रोथ होती है, जैसे ही आदमी कोई एनिमल्स
पैदा होता है, उसके बाद उसमें ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो 10 या 11 की ग्रोथ क्रॉस करता है, यानी 10 से 11 साल के बाद ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो उसमें जो चेंज आता है ग्रोथ में वो तेज़ी से आता है। वो इतना तेज ग्रोथ होती है कि हम उसको नोटिस कर पाते हैं आसानी से। एंड द चेंजेस टेक प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। और जो चेंजेस किसी बॉडी के अंदर हो रहे हैं तो उससे हमें पता लगता है कि जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। एंड दे इंडिकेट दैट यू आर ग्रोइंग अप इन अ नेचुरल आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकम एन एडल्ट। और उसी से हमें पता लगता है कि आप अब बच्चे नहीं रहे और एडल्ट की तरफ आप मूव कर रहे हैं। आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाई चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। ये कहने के जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं ये मुझे पता नहीं चलता कि कब तक लास्ट होंगे। इट इज़ एन स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नीदर अ चाइल्ड नॉर एन एडल्ट। ये कहने ये जो एडोलेसेंट का पीरियड होता है ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें आप ना तो बच्चे होते हैं और ना ही एडल्ट होते हैं। मतलब इन दोनों के बीच का पीरियड कहीं ना कहीं रहता है। एंड आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन द चाइल्डहुड एंड द एडल्टहुड एज अ स्पेशल नेम। और ये कहने हैं कि इसी की वजह से, क्योंकि ये जो पीरियड है ना ही चाइल्डहुड का है और ना ही एडल्टहुड का है, इस बीच के पीरियड को ही कहा जाता है पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ये कहने कि जैसे कि ग्रोथ होती है किसी भी ह्यूमन बींग्स की, तो ग्रोथ क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। एंड द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। और ऐसी ग्रोथ जिसमें आदमी रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी पा लेता है, मतलब चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जाता है और उसके अंदर एक रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ जाती है, यानी वो इतना मेच्योर हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। उसी एज को कहा जाता है एडोलेसेंस, जिसमें वो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी को पा लेता है। एंड एडोलेसेंस begins अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। और एडोलेसेंस की अगर एज की बात की जाए तो ये लगभग 10 से 11 साल में स्टार्ट हो जाती है एंड वो जो कंप्लीट होती है वो 18 से 19 साल में कंप्लीट हो जाती है। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स। अब क्योंकि इस पीरियड में 11th के बाद मोस्टली जो स्टार्ट हो जाती है, टीन आ रहा है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो इस एज ग्रुप को, जो इसके बीच का जिनमें टीन आ रहा है, इसी वजह से इन्हें टीनेजर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीनेजर। टीन क्यों? क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं ये 13, 14, 15 सब में टीन आ रहा है, और एज मतलब जो इनकी एज है इस ग्रुप की, तो इसीलिए इन्हें टीनेजर्स भी कहा जाता है। इन गर्ल्स द एडोलेसेंस में begin a year or 2 year earlier than boys। और अगर गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स में क्या होता है, जो एडोलेसेंस है वो बॉयज़ के मुकाबले 1 से 2 साल पहले आ सकती है। एंड ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और एक आदमी से दूसरे आदमी में भी एडोलेसेंस वेरी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक पीरियड में सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर एडोलेसेंस आएगा। द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। दीज चेंजेस मार्क वन सेट ऑफ द प्यूबर्टी। ये कह रहे हैं कि जो एडोलेसेंस का एज होती है उसमें आदमी के अंदर बहुत सारे बॉडी चेंजेस आ जाते हैं, और यही सब चेंजेस इंडिकेट करते हैं किसको? प्यूबर्टी को। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स द प्यूबर्टी इज दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। और कह रहे हैं इसमें सबसे जो रिमार्केबल प्रॉपर्टी है जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के अंदर आ जाती है प्यूबर्टी में, वो है कि वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं, यानी ये रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं, अब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड द प्यूबर्टी एंड व्हेन एडोलेसेंस रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। और जो प्यूबर्टी है वो ख़त्म हो जाती है जब एडोलेसेंट जो है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पा लेते हैं, मतलब जब ये रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को मैच्योर कर रहे होते हैं तब उसको कहा जाता है प्यूबर्टी। और जैसे ही कंप्लीट होता है, यानी पूरी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी उसके अंदर आ जाती है, तो प्यूबर्टी ख़त्म हो जाती है। तो उसी पीरियड को, यानी एडोलेसेंस के उस पीरियड को जिसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ रही होती है, यानी कंप्लीट नहीं होती है, और जैसे ही रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कंप्लीट होती है उसी टाइम पर प्यूबर्टी भी एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। Paheli and Bujo realized that the sudden increase in height and hairy line above the lips in boys are sign of adolescence। ठीक है, अब इनको समझ में आया कि बॉयज़ के अंदर जो हेयरी लाइन उनके लिप्स के ऊपर आ रही है और जो हाइट एकदम से बढ़ रही है वो किसके इंडिकेटिव हैं? एडोलेसेंस के इंडिकेटिव हैं। एंड दे वांटेड टू नो मोर अबाउट द चेंजेस एट प्यूबर्टी। और अब ये जानना चाह रही हैं क्या क्या चेंजेस प्यूबर्टी के टाइम पर आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है चेंजेस एट द प्यूबर्टी। अभी हमने देखा प्यूबर्टी, एडोलेसेंस। तो कोई भी जो चाइल्ड पैदा होता है उसके बाद क्या होता है, उसमें ग्रोथ होती है, लेकिन ग्रोथ एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, यानी ह्यूमन बींग से अंदर देखा जाए 10 से 11 साल के बाद एक बहुत ही तेज़ रेट से होती है, जिससे हम नोटिस कर पाते हैं कि उसके अंदर ग्रोथ काफ़ी तेज़ हो रही है, और उसी एज को कहा जाता है एडोलेसेंस।
और एडोलेसेंस का वो एज जिसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पा रहा होता है कोई भी मेल या फीमेल, यानी बॉय या गर्ल, जिसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पा रहा होता है उसे कहा जाता है प्यूबर्टी। और जैसे ही रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है बॉय या गर्ल के अंदर, हम कहते हैं कि प्यूबर्टी भी खत्म हो गई है। अब क्योंकि ये जो एज ग्रुप है एडोलेसेंस का वो 13 से 18 टू 19 के बीच का होता है, इसलिए इन्हें टीनेजर्स भी कहा जाता है, जिसमें बॉडी स्ट्रक्चर भी काफ़ी चेंज होता है और ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी ह्यूमन बींग्स पा लेते हैं। तो पहला जो चेंज है वो जो प्यूबर्टी के टाइम पर होता है वो है इंक्रीज इन हाइट, यानी हाइट का बढ़ना एक भी इंडिकेटिव होता है किसका, प्यूबर्टी का। जो प्यूबर्टी का टाइम है हाइट काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस चेंज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज द हाइट एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स इलोंगेट एंड मेक्स अ पर्सन टॉल। इस टाइम पर क्या होता है, जो बड़ी बड़ी बोन्स हैं किसी भी ह्यूमन बींग्स की, चाहे वो हाथ की बोन हो, आर्म्स की हो, लेग्स की हो, यानी जो बड़ी बड़ी मेजर बोन्स हैं उनका साइज बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी जो ह्यूमन बींग है वो लंबा दिखाई देता है, क्योंकि इस टाइम पर जो बड़ी बोन्स हैं उनका डेवलपमेंट सबसे तेज़ी से होता है। अब यहाँ पर इन्होंने एक एक्टिविटी कराई है जिसमें चिल्ड्रंस को लिया है, उनका एज ग्रुप लिया है एंड परसेंटेज ऑफ फुल हाइट ली है उन्होंने। जैसे अगर 8 साल का है तो बॉयज़ में 72% और गर्ल्स में 77% जो उनकी ग्रोथ है, हाइट है, वो बढ़ चुकी होती है। अगर 9 ईयर का है तो बॉय में 75% उसकी हाइट कंप्लीट मैन की हो जाती है। इसी तरह से 17 से 18 साल में 100% एज जो है, जो हाइट है वो हो जाती है, जितनी बढ़नी होती है बढ़ जाती है। और अगर हम देखें गर्ल्स में तो ये 16 से 17 साल में ही उनकी जो हाइट है जितनी बढ़नी होती है वो बढ़ जाती है, उसके बाद एज हाइट जो है नहीं बढ़ती है। उसके बाद इन्होंने कैलकुलेशन फार्मूला बनाया फॉर द हाइट इन सेंटीमीटर। इसमें क्या करना है, परसेंटेज रखनी है किसी भी चाइल्ड की, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अपॉन परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, यानी जो उसकी एज है उस टाइम पर उसकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, इंटू 100 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा फुल हाइट उसकी कितनी रहने वाली है। अब यहाँ पर जैसे उन्होंने एक एग्जांपल कराया, बॉयज़ इन 9 ईयर्स ओल्ड एंड 120 सेंटीमीटर टॉल एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी। ये कह रहे हैं कि जैसे ही उसकी ग्रोथ कंप्लीट होगी, यानी उसकी हाईएस्ट हाइट कितनी रहने वाली है, कंप्लीट हाइट, तो इसमें हमें उस हाइट को रखना होता है, प्रेजेंट हाइट को, परसेंटेज ऑफ हाइट को रखना होता है जो इस टाइम पर होनी चाहिए। जैसे 9 साल का है तो 9 साल में 75% होनी चाहिए, तो 120/75 इंटू 100, तो ये जो आदमी होगा, जो चाइल्ड होगा, बड़ा होने के बाद 160 सेंटीमीटर का होगा ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर इन्होंने एक और ग्राफ दिया है जो परसेंटेज ऑफ हाइट को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है एज के साथ बॉयज़ और गर्ल्स में। तो ये जनरली देखा जाता है कि जो गर्ल्स है उनके अंदर एज जो हाइट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू मैन, और बाद में 100% हो जाती है ऑलमोस्ट सेम एज पर 17 से 18 साल के बीच में। इनिशियली द गर्ल्स ग्रो फास्टर देन द बॉयज़ बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच टू देयर मैक्सिमम हाइट। ये कह रहे हैं कि जो गर्ल्स हैं वो पहले शुरू में बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं और लेकिन वो ग्रोथ मैक्सिमम हो जाती है जैसे ही वो 18 की एज पर क्रॉस करते हैं, यानी 18 की एज पर मेल हो या फीमेल हो उनकी जो हाइट है वो मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद हाइट बढ़ने वाली नहीं है। एंड द रेट ऑफ ग्रोथ एट इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, और अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर जो हाइट रेट है ग्रोथ की हाइट की वो चेंज हो जाती है। एंड सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली। ये कह रहे हैं कुछ के अंदर क्या होता है, प्यूबर्टी में जाते ही बहुत तेज़ी से हाइट बढ़ती है और कुछ में बढ़ने के बाद कम हो जाती है। आई एम वरीड दो आई हैव बिकम टॉलर माई फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी। ये कह रहे हैं कि मैं चिंतित हूँ कि मेरा फेस तो छोटा लगता है मेरी बॉडी के मुकाबले। देर इज़ नो नीड टू पहेली टू वरी ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो बॉडी के सभी पार्ट हैं वो ऐसा नहीं है कि एक ही रेट पर ग्रो कर रहे हैं, यानी अगर किसी का हाथ बढ़ रहा है तो उसका फेस भी हाथों हाथ बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ पार्ट जो हैं वो पहले ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं और कुछ बाद में ग्रो करते हैं। देर इज़ नो नीड टू पहेली टू वरी ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, क्योंकि बॉडी के जो सभी पार्ट्स हैं वो ऐसा नहीं है सेम रेट पर ग्रो करेंगे। कुछ तेज़ी से ग्रो कर रहे होंगे अभी, लेकिन अगले टाइम के बाद क्या होगा, वो कम रेट पर ग्रो करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स जो अभी कम रेट पर ग्रो कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद, दिनों के बाद क्या होगा, वो अच्छे रेट पर ग्रो करेंगे। तो बैलेंस तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है सारे ग्रोथ जो हो रही है वो सब एक ही टाइम पर बराबर होगी। समटाइम्स द आर्म्स एंड द लेग्स हैंड्स
और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलेसेंट लुक ओवर साइज एंड आउट ऑफ पोर्शन विद द बॉडी। कभी कभी जो एडोलेसेंट चाइल्ड होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि हाथ वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, टांगें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ऐसा लगता है कि उनके बॉडी के साथ फिट नहीं बैठ रही हैं, बट सून द अदर पार्ट कैचेज अप एंड रिजल्ट इन द प्रोपोर्शनेट बॉडी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक टाइम के बाद उनकी बॉडी प्रोपोर्शनेट हो जाती है, बाकी जो पार्ट्स थे वो भी उसके प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर जाते हैं। एंड यू मस्ट हैव नोटिस दैट द हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ द फैमिली मेम्बर। और यही होता है कि जो किसी भी मेम्बर की हाइट है वो मोर और लेस उसके फैमिली मेम्बर्स के बराबर ही रहती है। दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट। और इसकी वजह क्या है, क्योंकि यह हाइट है वो किस पर डिपेंड कर रही है, जीन्स पर जो उसने अपने पेरेंट्स से पाए हैं। इसी की वजह है कि जो हाइट किसी भी चाइल्ड की रहने वाली है, चाहे वो गर्ल है या बॉय है, उस डिपेंड करती है उसके पेरेंट्स की हाइट पर, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन जीन्स। इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स। लेकिन इसके साथ साथ जीन्स तो हैं ही रिस्पॉन्सिबल, उसके साथ साथ हम कैसा खाना खा रहे हैं इन ग्रोइंग ईयर्स में वो भी मैटर करता है। कोई अगर अच्छा हैवी डाइट ले रहा है तो उसके ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अगर हैवी डाइट नहीं ली है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी हाइट पेरेंट से भी कम रह जाए। एंड दिस हेल्प्स द बोन्स मसल्स एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर द ग्रोथ। क्योंकि ग्रोथ होने के लिए उसे एडिक्वेट नरिशमेंट मिलना चाहिए, जो खाना है वो मिलना चाहिए, तभी ग्रोथ होगी। अगर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिलेंगे तो कैसे ग्रोथ होगी। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलेसेंट डिस्कस लेटर। ये करें, इसी में हम नीचे देखने वाले हैं कि जो एडोलेसेंट के टाइम पर हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जो नेक्स्ट चेंज है एडोलेसेंट के टाइम जो आता है वो है चेंज इन बॉडी शेप। अभी हमने क्या देखा, हाइट। तो हाइट एक मेजर फैक्टर होता है जो प्यूबर्टी के टाइम पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है एडोलेसेंस के टाइम पर। नेक्स्ट जो चेंज है वो है चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी शेप भी काफ़ी चेंज होता है, जिससे हम आसानी से पता लगाते हैं कि प्यूबर्टी इसके अंदर चल रही है। यू हैव नोटिस दैट द बॉय इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट देन द बॉयज़ इन द जूनियर क्लासेज। ये कहने कि आपने देखा होगा जो चिल्ड्रंस आपकी क्लास में हैं, यानी 8th 9th क्लास में हैं, तो उनका जो शोल्डर है वो काफ़ी चौड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू बाकी जो बच्चे छोटी क्लासेज में उनके मुकाबले। दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर ग्रेजुअली जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उनके शोल्डर हैं वो चौड़े हो जाते हैं जैसी उनकी ग्रोथ उनके अंदर होती है। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर, यानी जो उनका हिप रीजन होता है गर्ल्स के अंदर, जो हिप रीजन होता है, जैसे ये अगर कोई गर्ल्स है, जैसे ये कोई गर्ल है, तो इनका ये हिप रीजन जो है, ये हिप रीजन काफ़ी चौड़ा हो जाता है। तो हिप रीजन जो ये चौड़ा चौड़ा हो रहा है, ये किसकी फैट डिपोजिशन की वजह से होता है। इसी को कहा गया है कि फीमेल के अंदर क्या होता है, जो फैट डिपोजिशन की वजह से हिप रीजन चौड़ा हो जाता है। इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स। लेकिन मसल्स की अगर बात की जाए तो मसल्स बॉयज़ के अंदर काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल, यानी गर्ल्स के मुकाबले मेल्स में जो मसल्स की ग्रोथ है वो काफ़ी हो जाती है। एंड दस चेंजेस अकरिंग इन द एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। इसीलिए जो चेंजेस बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो ऐसा नहीं है मेल और फीमेल दोनों के अंदर सेम होंगे, दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मेल्स के अंदर क्या होता है, जो शोल्डर हैं वो काफ़ी ब्रॉड हो जाते हैं क्योंकि मसल्स का ग्रोथ होती है। लेकिन अगर फीमेल्स के अंदर देखा जाए तो फैट डिपोजिशन की वजह से उनका जो वेस्ट है, यानी जो उनका हिप रीजन है, वो काफ़ी इंक्रीज़ कर जाता है ग्रोथ में, यानी उनका साइज़ काफ़ी इंक्रीज़ कर जाता है। जो नेक्स्ट चेंज है एडोलेसेंस या प्यूबर्टी के टाइम होता है वो है वॉइस चेंज। ये भी काफ़ी इंडिकेटिव होता है जो एडोलेसेंस के टाइम हम देखते हैं। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स एंड द लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पर जो वॉइस बॉक्स है, जो लैरिंग्स है, वो ग्रो करना शुरू कर देता है एंड बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस। लेकिन बॉयज़ के अंदर क्या होता है, जो उनका वॉइस बॉक्स है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। एंड द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। और ये इतना बड़ा हो जाता है कि हम बाहर से भी देख पाते हैं कि गले के बाहर जो उनका वॉइस बॉक्स है वो बाहर निकल जाता है, और इसी को कहा जाता है एडम्स एप्पल। ये भी पूछा जा चुका है, याद रखना है आपको, कि जो वॉइस बॉक्स है वही इंक्रीज़ कर जाता है अपने साइज में, और उसी को कहा जाता है क्या, एडम्स एप्पल, एडोलेसेंट के टाइम पर। इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। लेकिन गर्ल्स के अंदर ये काफ़ी बाहर से दिखाई नहीं देता क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। एंड जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस। ये याद रखना है कि गर्ल्स के अंदर काफ़ी हाई पिच्ड वॉइस होती है। हाई पिच्ड, जितनी ज़्यादा पिच होगी इतनी ज़्यादा सुरीली या मुलायम आवाज़ देखने को मिलती है। यही वजह है कि काफ़ी सुरीली आवाज़ गर्ल्स के अंदर पाई जाती है, क्योंकि उनका जो पिच है वॉइस की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और उनका जो एडम्स एप्पल है, यानी जो उनका लैरिंग्स है, वो काफ़ी छोटा होता है।
whereas the boys have a deep voice. In adolescent boys sometimes the muscles of the growing voice box go out of the control and voice becomes hoarse. और कभी कभी मसल्स की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से जो उनकी आवाज़ है वो होर्स हो जाती है, एंड दिस स्टेज मे रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और अ वीक आफ्टर विच द वॉइस बिकम नॉर्मल. और ये कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद क्या होता है, हमारी जो वॉइस है वो नॉर्मल हो जाती है. यहाँ पर इन्होंने फिगर दिखाया है एडम्स एप्पल का किस तरह से ग्रो कर रहा है बॉय के अंदर. नेक्स्ट है मैनी ऑफ माई क्लासमेट्स हैव अ होर्स वॉइस नाउ आई नो वाई. ये कह रहे हैं कि हम मेरी क्लास में कुछ बच्चे थे जिनकी आवाज़ कैसी थी, काफ़ी होर्स थी, तो अब मुझे रीज़न पता चल गया है, क्या उनके अंदर भी एडोलेसेंट एज चल रही होगी या फिर प्यूबर्टी चल रही है. इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ द स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड. जो नेक्स्ट एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है एडोलेसेंट की एज में या फिर प्यूबर्टी की एज में, वो है कि जो स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड है इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी पसीना भी ज़्यादा आता है, और जो सिक्रेशन है ऑयली पार्ट्स का, ऑयली कंपोनेंट्स या फिर सेबेशियस ग्लैंड जो हैं वो अपनी फंक्शनिंग बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स वगैरह आने लगते हैं. ड्यूरिंग द प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड भी कहा जाता है सेबेशियस ग्लैंड को, ऑयल ग्लैंड्स भी कहा जाता है सेबेशियस ग्लैंड को, इनकी जो एक्टिविटी है स्वेट ग्लैंड की भी और सेबेशियस ग्लैंड की भी बढ़ जाती है, एंड मैनी यंग पीपल गेट एक्ने. और इसी टाइम पे छोटे छोटे यंग पीपल्स के अंदर भी क्या होता है, एक्ने आ जाता है. A few glands such as sweat glands, oil glands and salivary glands release their secretion through the ducts. Endocrine gland releases hormones directly into the bloodstream, so they are also termed as ductless gland. ये कह रहे हैं जो ग्लैंड्स किसी भी ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसी को आप याद रखना है. इसमें क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि जो ग्लैंड है उन कितने टाइप के होते हैं, और उसमें एग्जाम्पल दिया था कौन एंडोक्राइन है कौन एक्सोक्राइन है. तो दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं. ग्लैंड्स को अगर क्लासीफाई किया जाए तो दो पार्ट्स में किया जा सकता है, एक है एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन. एंडोक्राइन ग्लैंड उन ग्लैंड्स को कहा जाता है जो अपनी जो सिक्रेशन है वो डायरेक्टली किस में, ब्लड स्ट्रीम में, यानी अपनी सिक्रेशन को जो भी चीज़ वो बना रहे हैं वो डायरेक्ट ब्लड में डाल दें तो उसे कहा जाता है एंडोक्राइन. और अगर कोई ऐसा ग्लैंड जो भी चीज़ वो बना रहा है, जो भी सब्सटेंस वो बना रहा है, उसे किसी एक थैले वगैरह के अंदर रख देता है, डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रेशन को बचा के रखता है, उन्हें कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड. Acne and pimples on the face at this time because of increased activity of these glands in the skin. अब क्योंकि ये जो सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड उनकी स्किन में प्रेजेंट हैं, उसकी एक्टिविटी इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, एक्ने और पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं. इसी एज में पिंपल्स आते हैं. क्यों? क्योंकि जो सेबेशियस ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है इसी एज में. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन. जो डेवलपमेंट होता है वो भी काफ़ी अलार्मिंग रेट पर होता है इसी एज के अंदर सेक्स ऑर्गन्स का. Look up the figure 9.1 and 9.3 of the previous lesson which show sex organs of the human. ये कह रहे हैं पिछले चैप्टर में जो हमने देखा था मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, उन्हीं को दोबारा देखिए कि किस तरह से उनका डेवलपमेंट प्यूबर्टी के दौरान होता है. एट प्यूबर्टी द मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली. और इसी एज में जो टेस्टिस है और पेनिस है वो मेल्स के अंदर कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं. एंड द टेस्टिस ऑल्सो बेगिन्स टू प्रोड्यूस स्पर्म. और यही एज होती है जिसमें टेस्टिस जो है स्पर्म बनाना शुरू कर देते हैं. एंड इन गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज. और गर्ल्स के अंदर क्या होता है, ओवरी काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और एग प्रोड्यूस करना शुरू कर जाती हैं, मेच्योर एग. एंड ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मेच्योर एग. मेच्योर एग रिलीज होना शुरू हो जाता है ओवरीज के अंदर. तो ये ऑर्गन्स का डेवलपमेंट भी काफ़ी तेज़ी से होता है एडोलेसेंट के टाइम पर. नेक्स्ट जो चेंज है जो प्यूबर्टी या एडोलेसेंट के टाइम पर हो रहा है वो है रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. यानी जो चाइल्ड हैं उनके अंदर मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, हर तरह से मैच्योरिटी आ जाती है. मेंटल स्टेट में भी उनका मैक्सिमम होता है, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी भी आ जाती है और इमोशनल मैच्योरिटी भी इस टाइम पर आ जाती है. एडोलेसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग. और यही एज होती है जिसमें आदमी के सोचने का तरीका बदल जाता है. एंड द एडोलेसेंट आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस. और एडोलेसेंट के टाइम पर ही वो काफ़ी इंडिपेंडेंट अपने आप को पाते हैं और काफ़ी सेल्फ कॉन्शियस भी हो जाते हैं, मतलब खुद के लेकर काफ़ी चिंतित भी रहते हैं. एंड द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. और इसी टाइम पर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है उनका. एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग. और उस टाइम पर ही वो सबसे ज़्यादा टाइम सोचने में लगाते हैं. इनफैक्ट इट इज़ ऑफ्टन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग. और हालांकि अगर देखा जाए तो यही टाइम होता है कि जो याद करने का सबसे ज़्यादा अच्छा जो टाइम होता है किसी भी आदमी को,
वो लर्निंग का सबसे बेहतर टाइम, वो जो जिसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है, वो यही टाइम होता है एडोलेसेंस का, जिसमें याद करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। एंड समटाइम्स हाउएवर एडोलेसेंट मे फील इनसिक्योर व्हाइल ट्राइंग टू एडजस्ट द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड। और कभी कभी वो अपने आप को इनसिक्योर भी फील करता है जब वो अपनी बॉडी चेंजेस को देखता है। बट द एडोलेसेंट लर्नर्स, यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए इस टाइम पर कोई भी इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है। दीज चेंजेस आर द नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। अब जो भी पार्ट ग्रो कर रहे हैं वो किसका, नेचुरल ही है। जो भी हो रहा है वो सब नेचुरल ही है, उसमें चिंतित होने की कोई बात है नहीं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी एडोलेसेंट के टाइम पर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किसी भी इंडिविजुअल के अंदर आ रहे हैं। अभी हमने देखा था प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर का किस तरह डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे मेल्स के अंदर टेस्टिस का डेवलपमेंट हो जाता है, पेनिस का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है और टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। फीमेल्स के अंदर ओवरी का साइज काफ़ी इंक्रीज कर जाता है, उसी के साथ साथ ओवरी जो है मेच्योर ओवम को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, यानी मेच्योर एग को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। ये कैसे थे, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो एडोलेसेंट के टाइम पर डेवलप होते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर आते हैं, हम वो देखने वाले हैं। यू हैव लर्न इन द चैप्टर 9 दैट द टेस्टिस एंड द ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे हम देख चुके हैं पहले कि टेस्टिस मेल्स के अंदर, ओवरीज फीमेल्स के अंदर क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड दे प्रोड्यूस द गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवा। और टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और ओवरी ओवा प्रोड्यूस करिए। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बेगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी। जैसे कि फीमेल्स के अंदर देखा जाता है जो ब्रेस्ट है उसका डेवलपमेंट हो जाता है, फीडिंग के लिए डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है इसी टाइम पर, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। एंड बॉयज़ बेगिन्स टू ग्रो फेशियल हेयर। और अगर बॉयज़ के अंदर देखा जाए तो जो फेस हैं उनके फेस पर हेयर आना शुरू हो जाते हैं, और गर्ल्स के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड है उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। दैट इज़ मोस्टेकल एंड बियर्ड, यानी उनकी मूछें और दाढ़ी आना शुरू हो जाएगी इसी टाइम पर। एज दीज फीचर्स हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश द मेल एंड द फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब क्योंकि यही कैरेक्टर हैं जो मदद करते हैं हमारी डिटरमाइन करने में मेल और फीमेल को, यानी मेल और फीमेल को डिफरेंट दिखाने में यही कैरेक्टर हैं जो हमारी मदद करते हैं, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। एंड बॉयज़ ऑल्सो हेल्प डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। और इसी टाइम पर बॉयज़ की जो चेस्ट है उस पर हेयर आना शुरू हो जाते हैं। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स देयर ग्रो दे हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स इन द रीजन अबव द थाई और द प्यूबिक रीजन। यानी उनकी जो आर्म पिट्स होती हैं, बगल होती है, उसमें भी हेयर आना शुरू हो जाते हैं। और उनका जो प्यूबिक रीजन है थाई के ऊपर, प्यूबिक रीजन में भी हेयर ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, यानी उनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके पास में भी हेयर ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। बोथ बूझो एंड पहली विश टू नो व्हाट इनिशिएट चेंजेस एट प्यूबर्टी। तो यहाँ पर ये जानना चाह रही है कि ये सब चेंजेस जो प्यूबर्टी पर हो रहे हैं, तो क्या चीज़ हैं ऐसी जो इन सब चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी ये सब चेंज जो हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। द चेंजेस विच अकर एट द एडोलेसेंट आर कंट्रोल्ड बाय द हॉर्मोन्स। तो यहाँ पर जो मेन कंट्रोलिंग सेंटर है, यानी जितने भी चेंजेस बॉडी के अंदर हो रहे हैं, चाहे वो ग्रोथ का होना हो, फेशियल हेयर का ग्रोथ होना हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना हो, उनका मैच्योर होना हो, स्पर्म का या गैमेट का प्रोडक्शन हो, ये सब चीज़ें, या फिर मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट फीमेल्स के अंदर, ये सब चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल करी जा रही हैं हार्मोन्स के थ्रू। बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनके प्रोडक्शन के इंक्रीज़ की वजह से, या फिर पार्टिकुलर हार्मोन के रिलीज़ की वजह से जो है ग्रोथ होना शुरू हो जाती है अलग अलग पार्ट्स की। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। और अगर हार्मोन्स की बात की जाए तो ये क्या हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं। एंड दीज आर द सिक्रेशन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन सिस्टम से, एंडोक्राइन अभी हमने देखा था ऐसे ग्लैंड जो अपनी सिक्रेशन या फिर अपने सब्सटेंस जो वो बनाते हैं डायरेक्टली ब्लड में छोड़ते हैं, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रेशन होती हैं। द मेल हार्मोन और द टेस्टोस्टेरोन बेगिंस टू बी रिलीज बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। और जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो मेल के अंदर क्या होता है, एक हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है इसका, टेस्टोस्टेरोन, ये रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये नाम आपको याद रखना है। कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। किसके अंदर, मेल हार्मोन है, मेल्स के अंदर रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। और जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है ये टेस्टिस से रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये भी पूछ सकता है द टेस्टोस्टेरोन इज रिलीज फ्रॉम, तो कहाँ से रिलीज होता है, टेस्टिस से रिलीज होता है। एंड दिस कॉजेज द चेंजेस इन बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न, फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ द फेशियल हेयर। अब जैसे हमने देखा है कि अलग अलग चेंजेस दो मेल्स के अंदर हो रहे हैं, जैसे फेशियल हेयर या फिर उसके चेस्ट पर जो हेयर ग्रो कर रहे हैं, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। या फिर अगर देखें सेक्स ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है
वो सब किसकी वजह से हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हो रहा है। वंस द प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, द ओवरी बेगन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन कॉल्ड ईस्ट्रोजन विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलपमेंट। अब जिस तरह से मेल के अंदर था उसी तरह से फीमेल्स के अंदर भी जैसे ही गर्ल्स जो हैं प्यूबर्टी पर पहुंचती हैं तो उनकी जो ओवरी है वो एक हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देती है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। क्या नाम है? ईस्ट्रोजन। मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन। कौन रिलीज करता है ये भी याद रखना है, ओवरी। ओवरी फीमेल के अंदर ओवरी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। इसी की वजह से होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, और जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या फिर सेक्सुअल कैरेक्टर जो भी डेवलप हो रहे हैं किसी भी गर्ल्स के अंदर वो सब किसकी वजह से? ईस्ट्रोजन की वजह से। द मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड और द मेमरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है? मेमरी ग्लैंड डेवलप होता है जो प्रोड्यूस करता है मिल्क, एंड द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। और जितने भी ये सब हार्मोन हैं, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे वो ईस्ट्रोजन हो, चाहे वो प्रोजेस्टेरोन हो, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो, जितने भी हार्मोन है वो सब एक दूसरे हार्मोन के कंट्रोल में होते हैं जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज किया जाता है, इसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्या करता है? ये पिट्यूटरी हार्मोन को रिलीज करता है, ये याद रखना है, पिट्यूटरी हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? पिट्यूटरी हार्मोन को रिलीज करता है, और पिट्यूटरी हार्मोन बाकी सारे हार्मोन को कंट्रोल करता है। अब क्योंकि ये अकेला हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन बाकी सारे के सारे हार्मोन को कंट्रोल कर रहा है, इसी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। मास्टर ग्लैंड कैसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और ये कैसा है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो बाकी के सारे हार्मोन्स को सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ हार्मोन्स इन द इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, यानी जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है उसमें क्या रोल होता है हार्मोन्स का? रोल ऑफ हार्मोन्स इन द इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, यानी रिप्रोडक्टिव फंक्शन से इनिशिएट करने में हार्मोन्स का क्या क्या रोल रहता है? द एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीजेस हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच टू द पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। यानी हार्मोन्स जो हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, वो क्या करते हैं? हार्मोन्स को रिलीज करते हैं डायरेक्टली ब्लड में, और ब्लड के थ्रू वो अपने उस पार्ट पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें काम करना होता है, और उसको कहा जाता है टारगेट साइट, जहां पर उन्हें एक्ट करना होता है। एंड द टारगेट साइट रेस्पॉन्ड टू द हार्मोन। वो टारगेट साइट पर जैसे ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उस हार्मोन के बदले वो कुछ रेस्पॉन्स देता है, यानी कुछ चेंजेस करता है बॉडी पोस्चर के अंदर या कुछ प्रोडक्शन के अंदर। एंड देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और द डक्टिलस ग्लैंड इन द बॉडी, और बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर डक्टिलस ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द टेस्टिस एंड द ओवरीज सिक्रेट सेक्स हार्मोन्स। जैसे हमने देखा है टेस्टिस क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। ओवरीज क्या रिलीज करती हैं? ईस्ट्रोजन रिलीज करती हैं। तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं? सेक्स हार्मोन्स हैं। टेस्टिस और ओवरी दोनों सेक्स हार्मोन्स रिलीज करती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, द सेक्स हार्मोन्स आर रिलीज बाय टेस्टिस एंड ओवरी। मेल्स के अंदर टेस्टिस में और फीमेल्स के अंदर ओवरीज में। यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और जैसे हम पहले ही देख चुके हैं, मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं? ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के थ्रू, जो कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस एंड ओवरी। एंड द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। और इन ग्लैंड का भी जो सिक्रेशन है, यानी टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, इनको भी कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। एंड द पिट्यूटरी secretes many hormones, one of which makes ova mature in the ovaries and sperm from the testes। जैसे हमने देखा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन करना। तो जो स्पर्म है वो टेस्टिस के अंदर मैच्योर होता है, टेस्टिस खुद हार्मोन बनाता है, और फिर टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है किसके कंट्रोल में? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कंट्रोल में। उसी तरह फीमेल्स के अंदर ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है? ईस्ट्रोजन, और फिर ईस्ट्रोजन कंट्रोल करता है मैच्योर्ड ओवा का रिलीज होना, कहाँ से? ओवरी से। अब यहाँ पर इन्होंने डायग्रामेटिकली दिखा दिया है द हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी स्टिमुलेट, मतलब किस किस तरह से फंक्शनिंग इनकी हो रही है। तो हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरी टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड ईस्ट्रोजन इन फीमेल। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से पहले एक हार्मोन रिलीज करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करेगी, उस हार्मोन के चलते क्या होगा? टेस्टिस रिलीज करेगा टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल के अंदर है, और ओवरी रिलीज करेंगी ईस्ट्रोजन जो फीमेल के अंदर रिलीज होगा। अब जैसे ही ये रिलीज होती हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन किस में रिलीज किए जाएंगी? ब्लड स्ट्रीम में, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर पहुंच जाएंगी, जिन्हें टारगेट साइट भी कहा जाता है। टारगेट साइट पर पहुंचने के बाद क्या करेंगे? ये बॉडी चेंजेस को स्टिमुलेट करेंगे जैसे ही प्यूबर्टी आती है। यह मतलब डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है किस किस तरह से फंक्शनिंग हो रही है।
Paley and Bujo have now understood that the puberty marks द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड। अब उसे समझ में आया कि जो प्यूबर्टी है उसका मतलब क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव पीरियड का शुरू हो जाना होता है व्हेन वन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी इस टाइम पर क्या होता है, कोई ना कोई जो भी मेल या फीमेल है रिप्रोडक्शन की कैपेबल हो जाता है। बट दे वांट टू नो इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बैगन कंटिन्यू और इट एंड्स। ये कह रहे हैं कि अब ये जानना चाह रहे हैं कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ एक बार शुरू हो गई है, प्यूबर्टी के टाइम पर हमने कहा कि रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू हो जाती है, तो ये जो स्टार्ट हो रही है क्या ये हमेशा चलती रहेगी या फिर किसी टाइम के बाद ख़त्म भी हो जाएगी। नेक्स्ट है टॉपिक जो है रिप्रोडक्टिव फेस ऑफ द लाइफ इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेस हैं, ह्यूमन की लाइफ में क्या क्या रिप्रोडक्टिव फेस होते हैं। द एडोलेसेंट बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट। यानी एडोलेसेंट के टाइम पर क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन की कैपेबल हो जाता है, कोई भी मेल हो या फीमेल हो, एंड टेस्टिस एंड ओवरी बैगन कर देती हैं गैमेट प्रोड्यूस करना, जैसे हम पहले ही देख चुके हैं। एंड द कैपेसिटी फॉर द मैच्योरेशन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल। लेकिन ये गैमेट्स प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो मेल के अंदर ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल के अंदर क्या होता है, एक एज के बाद गैमेट प्रोडक्शन बंद हो जाता है और मेल के अंदर ये कंटिन्यू रहता है। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ begins एट द प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। ये कह रहे हैं कि फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो शुरू हो जाता है 10 से 12 साल की एज में, जिससे कहा जाता है कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है। एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 to 50, और लगभग 45 से 50 साल की एज तक ये रहती है प्यूबर्टी। एंड द ओवा begins टू मेच्योर विद द onset ऑफ द प्यूबर्टी, और जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है ओवा मेच्योर ओवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। वन ओवा मेच्योर एंड इट रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरी वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। और हर महीने क्या होता है 28 से 30 दिन में किसी ना किसी, जैसे 2 ओवरी प्रेजेंट होती हैं गर्ल्स के अंदर, 2 में से कोई ना कोई एक ओवरी क्या करती है, ओवा प्रोड्यूस करती है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग। और इस टाइम पर क्या होता है, जो यूट्रस की वॉल है वो काफ़ी थिक हो जाती है ताकि वो एग को रिसीव कर पाए। इन केस इट इज़ नॉट फर्टिलाइज begins to develop this results in the pregnancy। ये थिक लेयर इसलिए होती है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जो जाइगोट बनेगा उसको डेवलपमेंट कराना है, तो डेवलपमेंट कराने के लिए उसको यूट्रस की वॉल से चिपकना होता है, इसलिए इसको थिक बनाया जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो लाइनिंग है वो शेड ऑफ कर जाती है, यानी झड़ जाती है, जिसी को कहा जाता है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी हम कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन हो गया है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ, यानी ये झड़ जाती हैं। दिस कॉजेज द ब्लीडिंग इन द व्यूमन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, और इसी की वजह से क्या होता है, फीमेल्स के अंदर ब्लीडिंग होती है, और इसी फेज को कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। मेंस्ट्रुएशन कब होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तब। द मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज, और हम कब, 28 से 30 दिन में मेंस्ट्रुएशन होता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो begins एट द प्यूबर्टी एंड इट इज टर्म्ड एज मेनार्क। और जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है वो 28 से 30 दिन में होता है और इसको क्या कहा जाता है, मेनार्क कहा जाता है। एंड एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, और 45 से 50 साल की एज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। और जो स्टॉप होना होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, उसको मेनोपॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेनोपॉज कहा जाता है। 45 से 50 साल की एज में मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है और इसको मेनोपॉज कहा जाता है। इनिशियली द मेंस्ट्रुअल साइकिल मे बी इरेगुलर, इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर, और शुरू में क्या होता है, ये इरेगुलर हो सकती है और उसके बाद रेगुलर हो जाती है। पहली सेज दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द वुमन लास्ट फ्रॉम मेनार्क टू मेनोपॉज, इज शी राइट। यह सही कह रही है, क्योंकि जो पहले स्टार्ट होती है वो मेनार्क है और जो लास्ट होती है उसे मेनोपॉज कहा जाता है। ये भी याद रखना है कि जो स्टार्टिंग है मेंस्ट्रुअल साइकिल की उसको मेनार्क कहा जाता है और जो लास्टिंग है उसको कहा जाता है मेनोपॉज। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय द हॉर्मोन्स। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, हॉर्मोन्स। जिस तरह से बाकी फंक्शंस थे प्यूबर्टी के दौरान कौन कंट्रोल कर रहा था, हार्मोन। तो जो मेंस्ट्रुएशन है इसको भी कंट्रोल करते हैं हार्मोन। एंड द साइकिल इंक्लूड द मैच्योरेशन ऑफ द एग एंड इट रिलीज थिकनिंग ऑफ द यूट्रिन वॉल एंड इज ब्रेक डाउन ऑफ द प्रेगनेंसी इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। और मेंस्ट्रुएशन के अगर हम इवेंट्स की बात करें तो इवेंट्स में इसमें इंक्लूड होता है कि ओवा का मैच्योर होना, फिर उसका ओवरी के थ्रू रिलीज होना, फिर यूट्रस की वॉल का थिकनिंग होना, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो उसका शेड ऑफ हो जाना, यानी अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो उस टाइम पर यूट्रस की वॉल का शेड ऑफ हो जाना और ब्लड स्ट्रीम यानी ब्लड का रिलीज होना, जिसे कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन हो जाना। इन द केस दैट द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, if the egg is fertilized it begin to divide and then gets embedded in the uterus for the further development
एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट को फिर एम्बेड होना होता है यूट्रस की वॉल में, ताकि उसका फर्दर डेवलपमेंट हो सके और फीटस बन सके, देन बेबी की ग्रोथ हो सके। देन हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, ये कह रहे हैं कि किस तरह से हम किसी भी जो चाइल्ड है उसका डिटर्मिनेशन करते हैं कि उसका सेक्स क्या रहने वाला है। एंड ये बेसिकली जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस तरह से क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। किसी भी चाइल्ड के अंदर क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है, वही डिटरमाइन करता है कि जो बेबी है वो लड़का है, लड़की है, गर्ल है या बॉय है। ये सब डिटरमाइन किया जाता है किसके थ्रू, क्रोमोसोम्स के थ्रू जो उसके पेरेंट्स से उसके अंदर आए हैं। I heard my mother and my aunt talking about my cousin who is going to have a baby. They were discussing whether she would give birth to a boy or a girl. I wonder what makes the fertilized egg develop into either a boy or a girl. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरी मदर और आंटी हैं वो बात कर रही थी कज़िन के बारे में कि जो उनका बेबी आने वाला है वो लड़का होगा या लड़की होगी, किस तरह से ये डिटरमाइन होता है। क्योंकि जैसे ही फ्यूज़न होता है तो गैमेट तो दोनों केस में बनेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन फिर ये डिफरेंस कैसे आता है कि कोई गर्ल बन रहा है, कोई बॉय बन रहा है। तो यहाँ पर अभी हम नीचे देखने वाले हैं बॉय और गर्ल, यानी इन दोनों की डिफरेंस क्या है, किस तरह से हमें पता लगता है। इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और द जाइगोट इज़ द इंस्ट्रक्शन। ये कह रहे हैं कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है या फिर जो जाइगोट आता है उसके अंदर ही इंस्ट्रक्शन होती है, यानी उसके अंदर ही लिखा हुआ होता है कि जो बेबी है वो गर्ल होगा कि बॉय होगा। For the determination of the sex of the baby, and this instruction is present in the thread-like structure called chromosome is the fertilized egg। और fertilized egg के अंदर जो एक thread-like structure होता है जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है, उस पर लिखा होता है कि जो बेबी है वो गर्ल होगा कि बॉय होगा। Recall from the chapter 8 that the chromosome are present inside the nucleus of every cell। और जैसे हम जानते हैं कि हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और क्रोमोसोम पर ही लिखा हुआ होता है कि जो बेबी है वो गर्ल होगा या बॉय होगा। एंड ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल। अब जैसे कि हर ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी टोटल अगर क्रोमोसोम की बात की जाए तो कितने 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और पेयर की बात की जाए तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं हर ह्यूमन बींग्स के अंदर। एंड द 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स नेम्ड एक्स एंड वाई। और इसमें जो 46 क्रोमोसोम है, इसमें 2 क्रोमोसोम कैसे होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। और 22 क्या होते हैं, 22 पेयर जो हैं, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को कहा जाता है ऑटोजोम्स। और एक्स और वाई 2 क्रोमोसोम होते हैं, इन्हें कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। और ये जो एक्स और वाई क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम ही डिटरमाइन करते हैं कि जो बेबी है वो बॉय है या गर्ल है। A female has 2 X क्रोमोसोम while a male has 1 X and 1 Y क्रोमोसोम। यानी अगर बेबी के पास दोनों के दोनों 22 पेयर तो हैं ही, 22 पेयर जो ऑटोजोम हैं, तो ये 22 पेयर ऑटोजोम दोनों के अंदर होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। यानी 44 तो सेम होंगे दोनों मेल और फीमेल के अंदर। बाकी जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, एक्स और वाई या फिर एक्स एक्स, ये डिटरमाइन करते हैं कि कोई जो बेबी है वो गर्ल होगा कि बॉय होगा। अगर किसी के अंदर ये कंपोजिशन है 22 पेयर प्लस एक्स एक्स, तो इससे पता लगता है ये जो बेबी होगा वो क्या होगा, गर्ल होगी, जैसे यहाँ पर बताया हुआ है। फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और अगर मेल है तो उसके अंदर 22 पेयर तो होंगे ही होंगे ऑटोजोम्स के, उसके अलावा एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। यानी 22 पेयर प्लस एक्स वाई अगर क्रोमोसोम किसी के अंदर हैं, तो इससे क्या पता लगता है कि वो जो बेबी होगा वो होगा बॉय, यानी लड़का होने वाला है। एंड द गैमेट्स एग एंड स्पर्म हैव ओनली वन सेट ऑफ द क्रोमोसोम, द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैव वन क्रोमोसोम। अब क्योंकि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उस पर हमेशा जो फीमेल से गैमेट आ रहा है उसमें हमेशा क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है। बट जो मेल से आ रहा है स्पर्म के पास 2 तरह के गैमेट होते हैं। जो फीमेल्स हैं उसमें क्या है, 2 एक्स एक्स क्रोमोसोम है, और 22 पेयर क्या हैं, ऑटोजोम्स। तो 22 पेयर में से 22 क्रोमोसोम इधर आ जाएंगे, और जो 2 एक्स क्रोमोसोम है उसमें से कोई सा भी एक आ जाए, तो यहाँ पर जो गैमेट्स हैं, यानी जो फीमेल गैमेट है ओवम के अंदर जो क्रोमोसोम हैं वो सेम टाइप के रहने वाले हैं एक्स एक्स। लेकिन अगर स्पर्म की बात की जाए तो स्पर्म के अंदर क्या होगा, 22 पेयर तो होंगे ही होंगे ऑटोजोम के, वो दोनों के अंदर होंगे प्लस एक्स और वाई है। तो इसका जो गैमेट बनेगा, इसमें से 22 पेयर में से 22 क्रोमोसोम आ जाएंगे, और एक्स या वाई में से दोनों में से कोई एक आ सकता है। अगर एक्स आया तो इसके फ्यूजन से क्या बनेगा, गर्ल बनेगी, और अगर वाई आया तो इसके फ्यूजन से क्या बनेगा,
इसके फ्यूजन से फिर क्या बनेगा, फिर लड़का बनेगा। व्हेन स्पर्म कंटेनिंग एक्स, यहीं पर वो इन्होंने सब कुछ दिखाया, मैं आपको डायग्राम के मतलब से दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर इन्होंने फिगर में दिखाया कि सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह ह्यूमन से हो रहा है। अब जैसे हमने देखा कि जो एग है, एग में हमेशा क्या होगा, एक्स क्रोमोजोम ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो फीमेल्स हैं उनके पास दोनों क्रोमोजोम कैसे होते हैं, एक्स होते हैं, तो कोई सा भी चला जाएगा क्या, एक्स ही। लेकिन मेल्स के अंदर क्या होता है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो मान लो अगर एक्स चला गया तो एक्स से ये स्पर्म बन गया, और अगर वाई चला गया तो वाई से ये स्पर्म बन गया। तो अगर वाई वाले ने फ्यूज़ करा दिया, अगर एक्स और वाई दोनों फ्यूज़ कर गए तो इसमें एक्स वाई आ जाएगा, और एक्स वाई से क्या बनता है, लड़का। और अगर जो वाई वाला एक्स वाला था, एक मिनट, अगर मान लीजिए जो स्पर्म है ये वाई वाला फ्यूज़ कर गया एग के साथ, तो जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट होगा या फिर एग होगा उसमें होगा एक्स वाई, और इससे क्या बनेगा, लड़का। और अगर स्पर्म के अंदर एक्स प्रेजेंट है और फीमेल्स के अंदर तो जो गैमेट है यानी जो एग है उसमें तो हमेशा एक्स ही रहता है, तो एक्स एक्स फ्यूज़ करके क्या बनेगा, एक्स एक्स, जिससे क्या बनेगी, लड़की। तो इस तरह से डिटर्मिनेशन होता है कि जो चाइल्ड है वो लड़का होगा कि लड़की होगी। इस तरह अगर देखा जाए जो सेक्स डिटर्मिनेशन वो किस पर डिपेंड करता है, मैन पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर स्पर्म के अंदर क्या जा रहा है, वाई जा रहा है या एक्स जा रहा है, यही डिटरमाइन कर रहा है कि जो चाइल्ड होगा वो बेबी यानी वो गर्ल होगा या बॉय होगा। तो अभी हमने देख लिए कि जो सेक्स और हॉर्मोन्स थे, और हमने सेक्स डिटर्मिनेशन भी देख लिया। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द हार्मोन्स अदर देन द सेक्स हार्मोन्स, यानी सेक्स हार्मोन्स के अलावा कौन कौन से हार्मोन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स टेस्टिस। जैसे हमने देखा था क्या देखा था कि पिट्यूटरी क्या है, एक मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करती है जो बाकी सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। तो जो पिट्यूटरी है वो रिलीज करती है हार्मोन को जो टेस्टिस और ओवरी को कंट्रोल करती है उनके हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए, यानी बनेगा या ना बनेगा कौन डिटरमाइन करता है, पिट्यूटरी से रिलीज करने होने वाला हार्मोन। एंड यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज़ अटैच टू द ब्रेन। और पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की जाए तो ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ब्रेन के अंदर चिपका हुआ होता है। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड द ओवरी, देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी सच एज द थायराइड, पैंक्रियाज एंड एड्रेनल ग्लैंड। और इन पिट्यूटरी ग्लैंड और टेस्टिस और ओवरी के अलावा कुछ और ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, एड्रेनल ग्लैंड है, ये सब प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर जो फिगर है उसमें दिखाया हुआ है अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, पोजीशन ऑफ ओवरी इन फीमेल्स एंड द टेस्टिस इन मेल्स। तो ये सब पोजीशन दिखाई हुई है, सब के सब कैसे हैं, ये सब ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। द बूझो एंड पहेली had visited their aunt who was a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and bulged throat. Their aunt had told them that Kaka was suffering from the goiter, a disease of the thyroid gland. Kaka's thyroid gland was not producing the hormone called thyroxine. ये कह रही है कि इनके जो अंकल थे वो क्या थे, एक डॉक्टर थे, तो उनके पास एक चाइल्ड आता है काका, उसका क्या गला जो था वो काफ़ी सूजा हुआ था, यानी काफ़ी मोटा था। उसकी वजह क्या थी, उसके अंदर ग्वाइटर हो गया था। ग्वाइटर क्या होता है, ग्वाइटर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो गला है वो काफ़ी फूल के बड़ा हो जाता है। एंड इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह होती है कि जो आयोडीन की कमी से जो उसका थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, ग्वाइटर होता है, और इसके लिए आयोडीन दिया जाता है ताकि आयोडीन की प्रेजेंस में थायरोक्सिन हार्मोन बन सके। आयोडीन ज़रूरी होता है थायरोक्सिन हार्मोन के बनने के लिए। Their aunt also told them that their uncle was suffering from the diabetes. और उनकी आंटी ने बताया कि जो उनके अंकल थे वो एक बीमारी से सफ़र कर रहे थे जिसका नाम है डायबिटीज़, एंड बिकॉज हिज पेंक्रियाज वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इंसुलिन इन सफिशिएंट क्वांटिटीज। तो जो डिजीज़ ये डायबिटीज़ थी इसकी वजह क्या थी कि जो उनका हार्मोन रिलीजिंग ऑर्गन था, इंसुलिन जो एक ग्लैंड था, वो इतनी मात्रा में इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। पेंक्रियाज जो उनका पेंक्रियाज था वो इतनी मात्रा में इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, डायबिटीज़ उनके अंदर हो रहा था। बूझो एंड पहेली देन आस्क देयर आंट अबाउट द एड्रेनल ग्लैंड विच ऑल्सो शो इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ द क्लिनिक। और वो जो क्लिनिक की वॉल पर क्या हुआ था, एक एड्रेनल ग्लैंड भी टंगा हुआ था, उन्होंने उसके बारे में पूछा।
द aunt told them that the adrenal gland secrete hormone which maintain the correct salt balance of the body। तो बॉडी के अंदर जो करेक्ट सॉल्ट बैलेंस है वो कौन मेंटेन करता है? एड्रेनल ग्लैंड मेंटेन करता है। एड्रेनल ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रेनालिन। अब जो एड्रेनल ग्लैंड है वो क्या रिलीज करता है? हार्मोन क्या नाम है? एड्रेनालिन हार्मोन। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री एंड एम्ब्रास्ड और वरीड। और जो एड्रेनालिन हार्मोन है यही आदमी को एडजस्ट करता है वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करने में, जब वो गुस्सा होता है और जब वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो या फिर दुखी हो, उस समय सभी टाइम में। यानी एड्रेनालिन हार्मोन को ट्रिपल एफ भी कहा जाता है। ट्रिपल एफ यानी फियर, फाइट एंड फ्लाइट। यानी जब आदमी डरा हुआ हो, लड़ रहा हो और एकदम से फ्लाइट उसके अंदर आ जाए, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम या तो गुस्सा आ जाए या डर आ जाए, तो इन सब के लिए क्या होता है? एड्रेनालिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है उसको मैनेज करने में। उस टाइम एड्रेनालिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? एड्रेनल ग्लैंड। द थायराइड एंड द एड्रेनल्स सिक्रेट देयर हार्मोन व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू द हार्मोन। और हार्मोन के थ्रू यानी जब जो हमने देखा था जो मास्टर ग्लैंड है क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जब उनको ऑर्डर देता है, किसको? जब पिट्यूटरी ग्लैंड ऑर्डर देता है थायराइड एड्रेनल ग्लैंड को रिलीज़ करने के लिए एड्रेनलिन हार्मोन को, तब थायराइड और एड्रेनल ग्लैंड क्या करते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन और एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनालिन हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द पर्सन। और इसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन्स को भी रिलीज़ करता है जो ज़रूरी होता है एक नॉर्मल लाइफ के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए किसी भी इंडिविजुअल की। देयर आर द हार्मोन्स इन द अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव एनी रोल टू प्ले इन द रिप्रोडक्शन। ये कह रहे हैं कि जो हार्मोन्स हैं बाकी एनिमल्स के अंदर भी हैं, क्या उनका भी रोल होता है कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन में? यही सब हम देखने वाले हैं नीचे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रोल्स ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स। यानी इंसेक्ट और फ्रॉग के अंदर जो उनकी लाइफ है उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ हार्मोन्स हैं, जिस तरह से हमने ह्यूमन बींग्स के अंदर देखा उसी तरह से बाकी एनिमल्स जैसे इंसेक्ट हुए, फ्रॉग्स हुए, इन सब के अंदर भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बता देता हूँ। जब जैसे हमने देखा था फ्रॉग के अंदर भी जो फ्रॉग चेंज होता है लार्वा से एडल्ट फेस में, उसको हमने पहले चैप्टर में भी देखा था, पिछले चैप्टर में। इसे कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस जो इंसेक्ट के अंदर होती है वो एक इंसेक्ट हार्मोन के थ्रू कंट्रोल होती है। इन फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन। जबकि फ्रॉग के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस है कौन कंट्रोल करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। एंड द हार्मोन प्रोड्यूस बाय द थायराइड। थायराइड के थ्रू एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन क्या कंट्रोल करता है? मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है इंसेक्ट के अंदर। थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। जैसे हम जानते हैं कि थायरोक्सिन के प्रोडक्शन के लिए आयोडीन होना ज़रूरी है, तो वाटर के अंदर अगर आयोडीन होगा तभी थायरोक्सिन प्रोड्यूस होगा और तभी मेटामॉर्फोसिस हो पाएगी। इफ द वाटर इन विच द टेडपोल्स आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन द टेडपोल कैन नॉट बिकम एडल्ट। और अगर कोई ऐसा वाटर है जिसके अंदर आयोडीन नहीं है तो जो टेडपोल्स प्रेजेंट होंगे फ्रॉग के वो एडल्ट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आयोडीन नहीं होगी तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो जो टेडपोल हैं वो एडल्ट फ्रॉग नहीं बन पाएंगे। If people do not have enough iodine in their diet, will they get whiter caused by the lack of thyroxine? अब जैसे यहाँ पर ये पूछ रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। अगर किसी आदमी के अंदर आयोडीन की कमी है तो उसकी वजह से थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनता है, और अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है तब क्या हो जाता है? ग्वाइटर, जिसमें गला फूल जाता है, ये बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी जैसे अभी हमने देखा रिप्रोडक्शन के लिए, तो रिप्रोडक्शन के लिए हमने देखा है कि एज ग्रुप होता है जिसके बाद रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जिसको हमने कहा प्यूबर्टी या फिर एडोलेसेंस। तो इसके साथ साथ ही जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, यानी हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करके रखनी चाहिए। द फिजिकल एंड द मेंटल वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज द इंडिविजुअल्स हेल्थ। जैसे फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ होनी चाहिए, फिजिकल मेंटल एंड फिजिकल, एंड जो उसकी एनवायरनमेंट है मतलब आसपास से जितना भी उसकी जो मेंटल हेल्थ है हर रेस्पेक्ट में ठीक होनी चाहिए, तभी हम उसको हेल्दी इंडिविजुअल कहते हैं। टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट। और किसी भी टाइम पर अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल होने के लिए क्या होना चाहिए? उसके पास बैलेंस डाइट होनी चाहिए। एंड द पर्सन मस्ट ऑल्सो हैव ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। और हर पर्सन के पास एक पर्सनल हाइजीन होना चाहिए और उसे कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए।
ड्यूरिंग द एडोलेसेंस हाउएवर दीज बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग फास्टेस्ट। अब क्योंकि जो एडोलेसेंस का टाइम होता है, इस टाइम ग्रोथ जो है किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर वो सबसे ज़्यादा होती है, तो इस टाइम जो बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ द एडोलेसेंस। एज द एडोलेसेंट इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेंस द डाइट फॉर एन एडोलेसेंट हैज़ टू बी केयरफुली प्लान्ड। अब ये कह रहे हैं कि जो एडोलेसेंट के टाइम पर क्योंकि ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, तो इनकी जो डाइट है उसको काफ़ी ध्यान रखकर हमें मेंटेन करना चाहिए, जिसको कहा जाता है बैलेंस डाइट। बैलेंस मतलब हमको एक ऐसी हेल्दी डाइट मैनेज करनी चाहिए जो ना कम हो और ना ही ज़्यादा हो, उसको कहा जाता है बैलेंस डाइट। यानी हमें ऐसे सोर्स लेने चाहिए फूड के जिसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हो, मिनरल्स भी प्रेजेंट हो, जैसे आयोडीन भी प्रेजेंट हो, बाकी मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरती हैं वो भी प्रेजेंट हो, वो सब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जो इस टाइम पर क्या होता है, जो चाइल्ड क्या करते हैं, वो जो टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाते हैं जैसे चिप्स, पैक्ड और बाकी स्नैक्स वगैरह होते हैं, वो टेस्टी तो होते हैं, लेकिन उनके पास जो रेगुलर मील है उससे हमें रिप्लेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रेगुलर मील है उससे ही हमें मिलेगा जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिशन हैं, बाकी मिनरल्स न्यूट्रिशन सब किससे मिलेंगे, नॉर्मल फूड से मिलेंगे। ऐसा नहीं है अगर हम ये चिप्स वगैरह या जो भी टेस्टी स्नैक्स हैं उनको खाने लगें तो उससे जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी बॉडी के अंदर हो सकती है। यहाँ पर इन्होंने एक्टिविटी कराई है जिसमें मीट, वेजिटेबल्स, मिल्क और एग वगैरह लिया है, फ्रूट्स लिया है। जैसे हम देखते हैं तो ये सब कहीं ना कहीं प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स के सोर्स हैं, हमें इन सबको खाना चाहिए। ये कैसे हैं, सब न्यूट्रिशियस फूड आइटम हैं। चना हुआ, अंडा हुआ, दूध हुआ, फल हुआ, सब्जियाँ, मीट, ये सब न्यूट्रिशियस आइटम हैं जिससे हमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है हर एक को अपने आप की सफाई रखनी चाहिए। एवरीवन शुड हैव अ bath at least once every day. It is more necessary for teenagers because the increased activity of the sweat gland sometimes makes the body smelly. अब ये कह रहे हैं कि हर आदमी को कम से कम डेली नहाना चाहिए एडोलेसेंट की एज में। तो क्यों? क्योंकि जो इस टाइम है हमने पहले ही देख चुके हैं कि जो स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड है इनकी एक्टिविटी काफ़ी फास्ट होती है। इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी स्मेली हो जाती है। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। और बॉडी के हर पार्ट को हमें हर दिन धोना और साफ करना चाहिए। एंड क्लीनलीनेस इज मेंटेन देयर आर द चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर हम क्लीनलीनेस नहीं रख रहे हैं यानी साफ सफाई नहीं रख रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। एंड द गर्ल्स शुड टेक केयर ऑफ द क्लीननेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। और मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान जो गर्ल्स हैं उन्हें काफ़ी साफ सफाई रखनी चाहिए। एंड दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर वन साइड ऑफ द मेंस्ट्रुअल। और उन्हें अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम को याद रखना चाहिए और उसके लिए रेडी रहना चाहिए। यूज़ सैनिटरी नैपकिन ऑफ क्लीन होममेड पैड्स, चेंज पैड्स आफ्टर 4 to 5 आवर्स एज पर द रिक्वायरमेंट। ये कह रहे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट 4 से 5 घंटे के बाद उन्हें जो नैपकिन या क्लीन होममेड पैड्स जो उन्होंने बनाए हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान उनको चेंज करता रहना चाहिए। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटी जैसे हम देखते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी का एक बहुत रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग में। जिससे क्या होता है, हमारी जो मसल्स हैं, हमारी बोन्स हैं, वो स्ट्रेंथ हो जाती हैं और उनका जो फंक्शनिंग है, उनके सही फंक्शनिंग के लिए क्या होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने कुछ बात की है मिथ की, ताबूज की, कुछ करने और ना करने की। अ गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ़ शी लुक एट बॉय ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। अब कुछ मिथ हैं, जैसे वो देखती हैं कि अगर मेंस्ट्रुएशन के दौरान वो किसी लड़के को देखती हैं तो क्या प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। द मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ये भी मिथ है एक, ये भी गलत बात है कि कहा जाता है कि मदर रिस्पॉन्सिबल है चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, जबकि हम पहले ही देख चुके हैं जो मेल है वो डिटरमाइन करता है कि क्या चाइल्ड का सेक्स रहने वाला है। एंड द गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। और ये भी गलत मिथ है कि गर्ल्स को काम नहीं करना चाहिए मेंस्ट्रुएशन के दौरान। कहाँ पर, किचन के अंदर। ये भी मिथ्स हैं सब, यानी झूठे बातें जो फैलाई गई हैं। नेक्स्ट है से नो टू ड्रग्स, यानी ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, हमें ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए और अपनी सोसाइटी में भी उनसे दूरी रखनी चाहिए। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ द मच एक्टिविटी ऑफ द बॉडी माइंड विच
इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ये कह रहे हैं कि जो एडोलेसेंस है वो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें माइंड और जो नॉर्मल पार्ट हैं वो काफ़ी ग्रोइंग शो करते हैं। सो डू नॉट फील कन्फ्यूज और इनसिक्योर। उस टाइम पर हमें काफ़ी कन्फ्यूज और इनसिक्योर नहीं फील करना चाहिए। इफ़ एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक सम ड्रग्स, और अगर कोई आपसे कह रहा है कि आप अगर कुछ ड्रग्स लेते हैं तो उस टाइम रिलीफ आप फील करेंगे, जस्ट से नो, यूजलेस प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर। जैसे हम जानते हैं कि जो कोई भी ड्रग है वो हार्मफुल इफेक्टिव शो करती है, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। एंड द ड्रग्स आर एडिक्टिव, और अगर ड्रग कोई ले रहा है तो उससे क्या होता है, उसे उसकी आदत पड़ सकती है और काफ़ी नुकसानदायक वो उसकी बॉडी के लिए हो सकता है। इफ़ यू टेक देम वंस यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन। इससे क्या होता है, एडिक्टिव का मतलब होता है जब अगर आप कोई एक चीज़ लेती हैं तो आपको लगता है कि उसे बार बार आपको लेना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी को काफ़ी हार्म होता है और आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों उड़ जाती हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द एड्स विच इज़ कॉज्ड बाय द डेंजरस वायरस। और जैसे आपने सुना होगा एड्स के बारे में, जो एक डेंजरस वायरस के थ्रू होती है। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखें, एड्स की होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी जो इम्यूनिटी है आदमी की वो लॉस्ट हो जाती है इसके केस में। और किसकी वजह से होती है? एक वायरस की वजह से होती है। वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये क्या था? एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एंड दिस वायरस कैन पास ऑन टू द नॉर्मल पर्सन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सिरिंज यूज फॉर द इंजेक्टेड ड्रग्स। और ये कह रहे हैं इंजेक्टेड ड्रग्स के लिए अगर कोई सिरिंज यूज़ की गई है तो एक हेल्दी इंडिविजुअल से एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसफर कर सकती है सफरिंग इंडिविजुअल से। इट कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू द मिल्क। और एक इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर हो सकती है उसके मिल्क के थ्रू। एंड द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV। और अगर कोई आदमी HIV से इन्फेक्टेड है तो अगर उससे कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कर ले तब भी एड्स के ट्रांसमिट होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। यू माइट बी नोइंग दैट इन अवर कंट्री द लीगल एज फॉर मैरिज इज 18 ईयर्स फॉर द गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर द बॉयज़। जैसे हम देख सकते हैं कि गर्ल्स के लिए जो इंडिया के अंदर एज है वो 18 ईयर्स है और बॉयज़ के लिए 21 ईयर्स है। एंड दिस इज़ बिकॉज टीनेजर मदर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली एंड फिजिकली फॉर मदरहुड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टीनेजर मदर होती हैं वो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर नहीं होती हैं मदरहुड के लिए। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द मदर एंड द चाइल्ड। अब अगर अर्ली मैरिज किसी की कर दी है तो उससे मदर और चाइल्ड दोनों के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एंड इट ऑल्सो curtails employment opportunity for the young woman and may cause mental agony as she is not ready for the responsibility of the motherhood। अब क्योंकि वो मदरहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठा पाती है तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान उनको होता है और उनकी हेल्थ इस काबिल नहीं होती है कि वो मदरहुड के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सबको उठा पाए। तो यहाँ पर जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है इस चैप्टर का ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। आप पढ़ते रहिए और इसके क्वेश्चंस वगैरह लगाइए। आपने अगर बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको जाकर देख लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भी भूलें। थैंक यू।